अभी हम पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में बताएंगे, अर्थात इसमें पटना का वैभव अर्थात पटना का पूरा वर्णन के बारे में बताएंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जितना भी लिखे हैं सबको पूरा आसन भसम समझा देंगे। यदि आप लोग शुरू से आखिरी तक ध्यान से देख लें, समझ लिए, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। यहाँ से ध्यान से थोड़ा देखने का प्रयास करना है बस। पाटलिपुत्र वैभवम यानी कि पाटलिपुत्र का वैभव। यदि हम पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा करें, पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा करें, तो पाटलिपुत्र को पुराण में पुष्यपुर या कुसुमपुर कहा गया है। पुष्यपुर या कुसुमपुर। अब देखिए, पुष्यपुर या कुसुमपुर क्यों कहा गया है? ऐसा माना जाता है कि पहले पाटलिपुत्र अर्थात जिसको कि अभी हम वर्तमान में पटना कहते हैं, यह पटना नगर नहीं था। पहले एक गांव था, छोटा सा गांव, जिसका नाम था पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम। अब देखिए, इस गांव के लोग जो भी थे ना, वो ज्यादा पुष्पों की खेती करते थे, यानी कि फूलों की खेती करते थे। फूल की खेती करते थे, और फूल को हम लोग संस्कृत में कहते हैं पुष्प। पुष्प कहते हैं ना, उसी के आधार पर उस गांव का नाम रखा गया पुष्यपुर। क्या रखा गया? पुष्यपुर। लेकिन उस गांव के लोग जो अधिकतर खेती करते थे, वह कुसुम फूल की खेती करते थे। कुसुम एक फूलों की प्रजाति है, एक फूलों का प्रकार है। तो कुसुम का फूल अधिक उगाते थे, इसलिए उस गांव को लोग कुसुमपुर भी कहते हैं। कुसुमपुर भी। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखेगा पुष्यपुर या कुसुमपुर। हालांकि उस गांव का नाम था पाटलीग्राम। पाटलीग्राम क्या था? पाटलीग्राम। लेकिन वहां पर फूलों की खेती करने के कारण से लोग उन्हें पुष्यपुर या कुसुमपुर कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ से हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे पुराणों में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया, तो कहना है आप लोगों को पुष्यपुर या कुसुमपुर, जबकि लोग और सारे लोग उनको कहते थे पाटलीग्राम। पाटलीग्राम कहते थे। पटना का पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है पाटलीग्राम। क्या है? पाटलीग्राम। लेकिन पुराणों में इसी पाटलीग्राम को कहा गया है पुष्यपुर या कुसुमपुर, और वर्तमान में तो उनको हम पटना के नाम से जानते हैं। तो यदि हम पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा करें, तो पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी बहती है। कौन सा नदी? अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, पाटलिपुत्र के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो याद रखिएगा गंगा नदी। पाटलिपुत्र के उत्तर में कौन सा नदी बहती है? एन जो लिखे ना, एन का मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है। गंगा के पाटलिपुत्र के उत्तर में कौन सा नदी है? गंगा नदी। और यदि वर्तमान समय में चर्चा करें, तो एशिया का तो सबसे बड़ा पुल और दूसरा बन गया है। लेकिन याद रखिएगा, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि एशिया महादेश, दुनिया में 7 महादेश है, जिसमें कि एशिया सबसे बड़ा महादेश है। और एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पर है। हालांकि आपके पुस्तक पाठ में यह दिया गया है, वर्तमान में चर्चा करें तो दूसरा बन चुका है। लेकिन आपसे जब भी पूछा जाए ना, आप यही खोजिएगा, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? गांधी सेतु। और यदि हम चर्चा करें तो पाटलिपुत्र में आपको मिलेगा भी उच्च न्यायालय, जिसको कि हाई कोर्ट कहते हैं। उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर बहुत ही फेमस जगह है। वहां पर बहुत सारे लोग भ्रमण करने के लिए जाते हैं, वहां पर घूमने के लिए। तारामंडल है। हम यदि चर्चा करें तो गोलघर भी गए हैं, गोलघर पर भी चढ़े हैं, तारामंडल पर भी। खैर, आप लोग भी जाइएगा तो देखिएगा, पटना में गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, जिसको कि चिड़ियाघर कहते हैं, चिड़ियाघर। महावीर मंदिर भी है पटना में। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे महावीर मंदिर कहाँ है, तो पटना रहेगा, पटना मरेगा, नहीं तो फिर पाटलिपुत्र खोजेगा। जैसे ही आप पटना जंक्शन पर उतर करके सीधा इधर उत्तर दिशा की ओर जाइएगा, आपको महावीर मंदिर मिलेगा। महावीर मंदिर में बजरंग बली का पूजा किया जाता है। महावीर मंदिर कहाँ है? पाटलिपुत्र में। और यदि हम चर्चा करें ना, तो पाटलिपुत्र में गुरुद्वारा है। क्या है? गुरुद्वारा। अब देखिए, थोड़ा सा गुरुद्वारा के बारे में आपको समझना है। सिख संप्रदाय की स्थापना
गुरु नानक ने किया था। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने किया था, इसलिए सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक हुए। उसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां के बाद 10वां गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह। अब यहाँ से आएगा एक ऑब्जेक्टिव, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में यदि चर्चा करें ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र की भूमि पर हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र की भूमि पर। और जिस जगह पर जन्म हुआ है उस जगह पर वर्तमान समय में आपको गुरुद्वारा देखने के लिए मिलेगा। अब गुरुद्वारा देखिए क्या होता है। यदि हम हिंदू धर्म में चर्चा करें, सनातन धर्म में चर्चा करें तो मंदिर होते हैं पवित्र स्थान। यदि इस्लाम धर्म में चर्चा करें तो मस्जिद को माना जाता है पवित्र स्थान। उसी तरह से सिख संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना, वह लोग पवित्र स्थान मानते हैं गुरुद्वारा। तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम में भी गुरु रहे थे। हो सकता है यहाँ पर पूछ दे, सिखों के अंतिम में गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। या 10वें भी गुरु पूछे तो कहेगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र की पवित्र भूमि पर हुए, और जहां पर जन्म हुए हैं उसी जगह पर उनके नाम से गुरुद्वारा बनाया गया है। यदि और हम चर्चा करें पाटलिपुत्र के बारे में तो दामोदर गुप्त जो कि महान व्यक्ति थे, इन्होंने एक ग्रंथ में लिखते हुए इन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र की धरती पर ही स्वर्ग है। पाटलिपुत्र की धरती पर ही क्या है? तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किसने अपने ग्रंथों में यह लिखा है कि पाटलिपुत्र की धरती पर स्वर्ग है? तो याद रखिएगा, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त बहुत ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने किया चर्चा करते हुए कहा कि पाटलिपुत्र की भूमि इतना पवित्र है कि इस धरती पर ही स्वर्ग है। स्वर्ग तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग जन्नत भी कहते हैं। फिर गौतम बुद्ध का नाम आगे लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेगा। गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करें ना तो इसका तो लंबा कहानी है, लेकिन आपसे जितना पूछा जा सकता है वही हम समझाने का थोड़ा प्रयास करेंगे और इसमें थोड़ा अलग से भी जोड़ेंगे। यदि हम गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करें तो गौतम बुद्ध ने कुल 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष। अपना तपस्या पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के किनारे किए थे। गौतम बुद्ध जब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तपस्या के बल पर, तो यह बीच बीच में गंगा नदी स्नान करने के लिए आने लगे। कौन सा नदी? और एक बार गंगा नदी में स्नान करने के बाद गौतम बुद्ध ने पाटलिगरम के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा। भविष्यवाणी समझते हैं या नहीं? भविष्यवाणी समझते हैं या नहीं? भविष्यवाणी होता है आगे की बात। जैसे हम बाबा जी को पत्रा दिखाते हैं ना, हाथ दिखाते हैं तो वो कहता है आपको यह होगा, ऐसा होगा, वैसा। उसी तरह से भविष्यवाणी, चाहे वह झूठ हो ऐसे, लेकिन पहले जो भी भविष्यवाणी कर देते थे वह लगभग सही होते थे। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। आप कोई भी सीरियल देखिएगा ना, पुराना वाला, धार्मिक वाला, तो उसमें देखिएगा कि ऋषि मुनि जब गुस्सा आ जाते थे ना, शराब दे देते थे, कह देते थे तुम पत्थर बन जाओ, बन जाते थे। बनते थे या नहीं? अभी ऐसा शक्ति किसी के पास नहीं है। यदि हमें लगता है कि हो जा सकती तो थोड़ा थोड़ा सा झगड़ा होगा, बोलेगा तुम घोड़ा बन जाओ, तुम बंदर बन जाओ, कहेगा या नहीं? खैर, लेकिन पहले जो भी भविष्यवाणी किया जाता था वो लगभग सत्य होते थे, सही होते थे। तो गौतम बुद्ध बार बार गंगा नदी स्नान करने के लिए आ रहे थे गौतमपुत्र के पास जो गंगा नदी थे, और एक दिन स्नान करने के बाद इन्होंने कहा कि यह पाटलिगरम आगे चलकर बहुत बड़ा नगर बनेगा, लेकिन यह नगर विभिन्न प्रकार के आपदाओं से प्रभावित रहेंगे, जैसे बाढ़ से, सुखाड़ से, आतंकवादी से, विभिन्न प्रकार के समस्याओं से यह पीड़ित रहेंगे। तो आप देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि किसने पाटलिपुत्र के बारे में भविष्यवाणी किया था? किस नदी में स्नान करने के बाद? हो सकता है कि यह भी पूछ दे कि गौतम बुद्ध बार बार पाटलिपुत्र किस लिए आते थे? स्नान करने के लिए। स्नान समझते हैं ना, नहाने की क्रिया को स्नान कहते हैं। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा सुनना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यदि चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही एक अच्छे शासक थे, बहुत अच्छे स्वभाव के शासक थे। यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करें तो यह दासी पुत्र थे। हालांकि इनको एक छोटा सा एरिया मिले थे गुजरा बसेरा करने के लिए, लेकिन प्राय हमेशा
चंद्रगुप्त मौर्य पर घनानंद लगे रहते थे। कौन लगे रहते थे? घनानंद नाम का एक शासक थे, जो कि नंद वंश के शासक थे, और वह हमेशा चाहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को हम मार दे। और घनानंद के बारे में यदि कहानी सुनाए तो वह हमेशा दारू तारी पी करके मतलब ऐसे निशाओं में व्यस्त रहते थे, और उनके बाद प्रजा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। और एक दिन घनानंद ने चाणक्य का घोर अपमान किया। हो सकता है कोई पूछ दे कि चाणक्य का घोर अपमान किसने किया था? घनानंद ने किया था। और जब वो अपमानित होकर के आए ना, और इन्होंने प्रतिज्ञा ले लिए थे, चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले लिया था कि जब तक हम घनानंद को विनाश नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे। और जब निराश पूर्वक लौट रहे थे घनानंद से अपमानित होकर के, तो फिर रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य मिले। तो फिर जब इनका हाल चाल जाना तो पता चला कि इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, इनके बहुत गलत काम हुआ है। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपने मिला लिया, और दोनों ने मिलकर घनानंद पर इस तरह से आक्रमण किए कि घनानंद को मार दिया। और मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने नाम के पीछे जो मौर्य शब्द है, इसी शब्दों के नाम से एक मौर्य वंश की स्थापना किए। तो हो सकता है कि पूछ दे मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, तो कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा क्षेत्र वह पाटलिपुत्र के ही क्षेत्रों में था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक थे मौर्य वंश के, वह मौर्य वंश मुख्य रूप से पाटलिपुत्र के क्षेत्र में आते थे। और बहुत उदारता पूर्वक चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता की सेवा करना शुरू कर दिए, और इतना शक्तिशाली शासक बन गए, इतना शक्तिशाली शासक बन गए कि कोई भी राजा इन्हें हरा नहीं पाए थे। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रजा से बहुत अच्छा बात विचार करते थे, यानी कि प्रजा का मान सम्मान खूब करते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चर्चा करें तो यह चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जो कि अपने प्रजा से मिलने के लिए चांदी के पालकी पर जाते थे। किसके पालकी पर? चांदी के पालकी पर। इनके बहुत महान सम्राट थे, और प्रजा लोग भी खुशी खुशी से रास्ते में फूल बिछा करके रखते थे इनके स्वागत के लिए। किनके स्वागत के लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के स्वागत के लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक बार टक्कर हुआ था, बहुत श्रेष्ठ राजा थे, बहुत बड़ा वह भी राजा थे, जिनका नाम था, उस राजा का नाम था सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटस भी बहुत ही ताकतवर थे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य से टकराए ना, सेल्यूकस निकेटस को भी मार करके समाप्त कर दिए। सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटस के बारे में चर्चा करें तो वह यूनान देश के राजा थे। और जब सेल्यूकस निकेटस को कौन हरा दिए? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस निकेटस को लगा कि अब किसी न किसी तरह से मिलना पड़ेगा चंद्रगुप्त मौर्य से। कहा कि हम तो हारिए गए हैं, और यदि अब इससे नफरत करेंगे तो और जो बचा खुचा क्षेत्र है वह भी चला जाएगा। हालांकि जैसे यह जीते थे ना, तो सेल्यूकस निकेटस के बड़े बड़े 5 क्षेत्र आप यह ले लिए थे शर्त के मुताबिक। फिर लगा सेल्यूकस निकेटस को कि किसी न किसी तरह से इससे मिलना चाहिए। तो सेल्यूकस निकेटस ने अपने बेटी कार्नेलिया की शादी इन्हीं से करवा दिए थे, ताकि वह संबंध बन जाए, रिलेशन बन जाए। और अब तो रिलेशन बन भी गए थे, क्योंकि सेल्यूकस निकेटस की बेटी की शादी किनके साथ हो गई थी? तो सेल्यूकस निकेटस का जो राजदूत था, दरबार में रहने वाला दूत, उनका नाम था मेगास्थनीज। इन्होंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य को कि हम आपके दरबार में घूमने के लिए आने के लिए चाहते हैं। कहा कि आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसीलिए छूट दे दिया आने का। कहा कि अब संबंध ना हो चुके थे, संबंधी वहां बन गए थे। तो जब घूमने के लिए आए ना, बहुत सुंदर लगा चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार। इतना सुंदर लगा कि मेगास्थनीज ने कह दिया कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और हमेशा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहने लगे। और इन्हीं के दरबार में रहकर चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन करते हुए, व्याख्या करते हुए, इन्होंने एक इंडिका पुस्तक लिख दिया। कौन सा पुस्तक लिख दिया? अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो सकता है आ जाए, इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किनके राज दरबार में रहते थे? और यह भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान के, यूनानी राजदूत थे। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद अशोक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करें, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। न समझ में है?
फिर से सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। क्या वो कौन हुआ? बिंदुसार। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। यदि बिंदुसार के बारे में चर्चा करें ना, बिंदुसार को 100 पुत्र था। कितना? आप देखिए, हैरत नहीं करना है। सुनिए, बिंदुसार को 100 पुत्र था, और 100 पुत्र इसलिए हुआ था काहे कि उनके पास 16 गो पत्नी थी। ध्यान दीजिए, खैर हमें अशोक के बारे में समझाना है, लेकिन थोड़ा सा आपको आगे पीछे के बारे में बताते हैं। तो बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए थे बिंदुसार, बिंदुसार के उत्तराधिकारी हो गए अशोक। अशोक इतना ताकतवर थे कि इन्होंने 100 भाइयों में से 99 को ऐसे चट कर दिए, मतलब मार दिए, और खुद अकेला राजा बन गए। अशोक ने इसलिए अपने भाइयों को मार दिया क्योंकि अशोक के सबसे बड़े जो भाई थे ना, उनका नाम था सुसीम। क्या था? सुसीम। और अशोक चाहते थे कि हम खुद राजा बने और कोई राजा नहीं बने। तो बनने के लिए कहते थे चल भाई खेलने के लिए, 2-4 ठो गया उधर और उधरे मार करके फेंक देते थे, चलो क्रिकेट खेलेंगे, उधर गए उधरे मार के फेंक देते थे। इसी तरह करते 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 99 भाइयों को मार दिया और केवल यही बचे थे। कौन? अशोक। लेकिन फिर भी हम अशोक का चर्चा क्यों कर रहे हैं वह समझिएगा। अशोक पहले अत्याचारी थे, एक तरह से अपने भाइयों का कत्ल किए थे, लेकिन जब आगे बढ़े तो इन्होंने यह शासक बनने के बाद प्रजा के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देने लगे, बहुत अच्छा ध्यान देने लगे। और सम्राट अशोक भारत का पहला शासक था जिन्होंने कि अभिलेखों का प्रचार प्रसार करवाया। अभिलेखों का प्रचार, अभिलेख समझते हैं? पत्थरों पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। आप लोगों को कहीं भी दिखेगा, पुल पुलिया का निर्माण होगा ना, वहां पर रहेगा श्रीमान्य प्रधानमंत्री हुआ, कुछ कुछ रहते हैं इस तरह से लिखा हुआ, किनके द्वारा बनाया गया, कितना रुपया लगाया, देखे हैं या नहीं? कितने लोग देखे हैं? देखिए, एक मिनट, अभी आप लोगों को छुट्टी देंगे, वहां पर जो टर्निंग है ना, दीवार बना हुआ है, वहां पर देखिए लिखा रहेगा श्रीमती पपीता देवी। कुछ कुछ मिलेगा, कभी देखे? हाँ, अभिलेख अब समझ में आया तो ध्यान दीजिए। नहीं मिलेगा, कोई देवी ने आया, किसी पुरुष का नाम ऐसे बोले। सुनिए, तो समझ में आ रहा है ये सब ना? तो सम्राट अशोक, ध्यान से सुनिए, सम्राट अशोक भारत का पहला शासक था जिन्होंने कि अभिलेखों का प्रचार प्रसार करवाया। बाकी बात आप लोग देखे होंगे, सम्राट अशोक की बहुत सारे निशानी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, तिरंगा के बीचों बीच वो जो चक्र बना है, वह भी किसका चक्र है? अशोक का ही देन है, जिसमें कितने तिल्लियां होते हैं? 14। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ ही है। अशोक ने जो खंभा बनाए थे ना, वही है जो कि दिल्ली में है। तो भारत का राष्ट्रीय स्तंभ क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी अशोक स्तंभ, अशोक के ही द्वारा बनाया हुआ है। तो सम्राट अशोक के भी कारण से पाटलिपुत्र का काफी मान सम्मान बढ़ा। आर्यभट्ट के बारे में चर्चा करें तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि आर्यभट्ट दुनिया का पहला ऐसा कोई वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया बताया कि पृथ्वी गोल है और यह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। हम लोग जो अभी पढ़ते हैं 1, 2, 3 इस तरह से 9 तक और 0, इसका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। उनके आर्यभट्ट पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि 1 से लेकर 9 तक संख्या और 0 का आविष्कार किया। बाकी बात, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी कारण बताया। एक तरह से हम कह सकते हैं आर्यभट्ट बहुत महान व्यक्ति थे और इन्होंने ही निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति का आविष्कार किए। या इस महान व्यक्ति का भी जन्म पाटलिपुत्र के ही धरती पर हुए हैं। हो सकता है पूछ दे आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ, तो कहिएगा पाटलिपुत्र में। चाणक्य, अभी बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद को मारने के लिए चाहा तो किनको साथ लेकर के गए थे? चाणक्य को। और किनको मार दिए? घनानंद को। घनानंद को मार करके कौन सा वंश के स्थापना किया? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के स्थापना करके खुद चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए और अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बना लिए। किनको बना लिए? प्रधानमंत्री उन्हें कहते हैं जो कि राजा को एक तरह से सलाह देते हैं और राजा के बाद का जो कोई अधिकारी होता है बड़ा सा, उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री किनको बना लेते हैं, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह करके चंद्रगुप्त मौर्य पर ही आधारित एक पुस्तक लिखे जिन्हें अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र, हो सकता है कोई पूछ दे कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया? चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक से किनके बारे में जानकारी मिलती है? और इंडिका पुस्तक की रचना क्या है? मेगा। इसमें भी मिलता है किनका जानकारी? और अभी आर्यभट्ट के बारे में बताएं, फिर चाणक्य। और चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना किया? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा करें तो पाटलिपुत्र की भूमि पर शरद ऋतु में, शरद ऋतु समझते हैं या नहीं? ठंड का जो मौसम होता है ये होता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में वहां पर कौमुदी महोत्सव होता है। महोत्सव का मतलब एक बड़ा सा मेला। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि कौमुदी महोत्सव कहाँ होता है? कहिएगा पाटलिपुत्र में। यह भी पूछा जाएगा कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में किस ऋतु में होते हैं? शरद ऋतु में। उसके बाद यदि पाटलिपुत्र के बारे में और चर्चा करें तो पाटलिपुत्र का विकास काफी नहीं, पाटलिपुत्र का ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ मुगल काल में। किस काल में? हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि किस काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ? कहिएगा मुगल काल। अब के मुगल काल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर जिन्होंने कि भारत पर 5 बार आक्रमण किए, लेकिन जब सफल हो गए यह पूरा तरह से भारत में इन्होंने एक मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद मुगल वंश के बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने कि पाटलिपुत्र को भी काफी आगे बढ़ाने का प्रयास किए। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे किस काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ? तो कहिएगा मुगल काल में। और सबसे अधिक जो विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है कि विकास हुआ था अंग्रेजों के काल में। किनके काल में? अब पूछते हैं आप लोगों से, पाटलिपुत्र का उद्धार किनके काल में हुआ? और पाटलिपुत्र का काफी विकास किनके काल में हुआ? अंग्रेजों के काल में। अब थोड़ा सा पाटलिपुत्र के बारे में और थोड़ा एक बात बताते हैं। पाटलिपुत्र जिनको कि हम वर्तमान समय में पटना कहते हैं, क्या कहते हैं? पटना। और पटना शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है ना, उत्पत्ति हुआ पत्तन से हुआ है। किससे? पत्तन, जिसको बंदरगाह कहते हैं। हो सकता है आप लोग बंदरगाह के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सुनिए। जहाँ पर पानी वाला जहाज लगते हैं, किसी तट पर लगते हैं ना, पानी वाला जहाज लगते हैं जहाँ पर कि सामान उतारा जाता है या लादा जाता है, वैसे सब स्थान को पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्तन या जहाँ पर सड़क वाला जहाज लगता है कि हवा वाला कि पानी वाला? पानी वाला जहाज लगते हैं, वहाँ पर सामान लादा जाता है या उतारा जाता है, तो उसे हम पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। लोग पत्तन 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 कहते कहते उसी के आधार पर उनको क्या कहने लगे? पटना कहने लगे। और आप जिस भी मुल्क में रहते हैं वहां पर देखिएगा कोई न कोई देवी देवता होंगे ऐसा, जिसको कि आप कहीं भी जाते हैं तो उनको पहले प्रणाम कर लेते हैं। ऐसा होता है या नहीं? हर एक गांव में कोई न कोई मंदिर होगा। हम लोगों के भी गांव में मंदिर है। हम लोग भी जब कहीं भी दूर जाने लगते हैं तो सबसे पहले माथा टेकने के लिए, यानी कि प्रणाम करने के लिए, स्तुति करने के लिए वही मंदिर जाते हैं। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस मंदिर में जो देवी देवता है वह हमारे रक्षक है और हमारा रक्षा करेंगे। उसी तरह से पटना में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनका मानना है कि हम लोगों की रक्षा पटना की देवी पटन देवी करते हैं। कौन सा देवी? अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आएगा, पटना की देवी कौन है? तो कहिएगा पटन देवी। पटना की रक्षा कौन करते हैं? पटन देवी। पाटलिपुत्र क्षेत्र की देवी कौन है? पटन देवी। पटन देवी को अपने क्षेत्र के रक्षक मानते हैं। कहाँ के लोग? पाटलिपुत्र के लोग। क्या इतना बातें समझ में आया?